Am I audible? Am I audible, बरका? आवाज आ रही है? Am I audible? ठीक है, राइट। अभी तक हमने एरर करेक्शन और डिटेक्शन कोर्स पढ़े थे। तो एरर डिटेक्शन हमने किया था कि एरर डिटेक्शन की अपनी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे सिंपल पैरिटी चेक हो गया, है ना, 2D पैरिटी चेक्स हो गया, आपका CRC हो गया था, चेकसम हो गया था। ये एरर डिटेक्शन टेक्निक्स थी। इसके बाद हम आते हैं एरर करेक्शन टेक्निक्स पर। लास्ट जो क्लास थी वो अपनी मिस हो गई थी, तो आपने ली तो थी क्लास, बस शायद डाउनलोड नहीं हुई थी इसके अंदर, तो उसको दोबारा ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो एरर जो करेक्शन कोड्स अपने होते हैं, क्योंकि अभी तक जो टेक्निक्स थी वो केवल डिटेक्शन टेक्निक थी। जो मैसेज आप भेज रहे हैं उस मैसेज में अगर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या कोई मैसेज करप्ट हो रहा है, तो उस मैसेज को हम केवल डिटेक्ट कर सकते थे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन मैसेज को करेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 को 0 नहीं कर सकते, 0 को 1 नहीं कर सकते, क्योंकि केवल करेक्ट डिटेक्शन स्कीम ही हम लोगों ने पढ़ी थी। हमें ये पता नहीं होता था डिटेक्शन स्कीम के अंदर कि किस पोजीशन पर आपकी एरर प्रोड्यूस हुई है। हमें ये तो मालूम चल जाता है कि कहीं ना कहीं एरर हुई है, बट किस पोजीशन पर हुई है, जब तक हमें पोजीशन का पता नहीं चलेगा हम किसी भी एरर को करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो केवल एरर डिटेक्शन स्कीम थी। आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों है, मतलब हम करेक्शन स्कीम कहेंगे या करेक्शन टेक्निक कहेंगे। करेक्शन तो तभी होगा जब डिटेक्शन होगा, तो डिटेक्शन तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा, साथ में करेक्शन भी होगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड, हैमिंग कोड, ठीक है। ये क्या है? आपकी एरर करेक्शन टेक्निक्स। एरर करेक्शन टेक्निक, ठीक है। हैमिंग कोड, हैमिंग कोड पढ़ने से पहले कुछ चीजों का हम देखते हैं कि हैमिंग कोड किस तरह से काम करता है। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उसकी तरफ देखते हैं। पहला चीज टर्मिनोलॉजी आती है आपकी हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? देखो, कोई भी कोड वर्ड अगर हमें दे रखा है और उसकी हैमिंग डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? उन कोड वर्ड को हम कंपैरिजन कराते हैं, कोड वर्ड की जितनी बिट्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन कराते हैं, ठीक है। उस कंपैरिजन के अंदर अगर दोनों बिट डिफर आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे, और बाद में वंस को काउंट कर देते हैं, वो उसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर मैं विद एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत सिंपल चीज है। हैमिंग डिस्टेंस हैमिंग डिस्टेंस between two binary string between two binary string of same size। ये सेम साइज की होनी चाहिए, है ना। सेम साइज is the number of difference between corresponding is the number of difference between corresponding bit।
is denoted by dxy। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब उसको समझिए, कुछ नहीं है, ये तो डेफिनेशन है नोट्स के लिए। बाकी केवल इतना सा है, दो कोड वर्ड आपको गिवन होगा, उन कोड वर्ड में उनकी जो बिट्स है उनको अपने को कंपैरिजन करवाना है। तो हैविंग डिस्टेंस हमको किसको कहेंगे कि दो बाइनरी स्ट्रिंग सेम साइज की है, तो नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग बिट्स, ये जो नंबर ऑफ डिफरेंस है कनेक्टिंग के जो बिटों का है ना, उसको हम डिनोट करते हैं डी एक्स वाई से, वो आपकी कहलाती है हैमिंग डिस्टेंस। कैसे, वो देखिए, मैं क्वेश्चन आपको दे लिखना, कुछ नहीं है, केवल आपको बिट बाय बिट इसको चेकआउट करना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास दे रखा है ये डी, एक दे रखी है स्ट्रिंग 000, दूसरी स्ट्रिंग दे रखी है 011। ठीक है, इसकी आपको हैमिंग डिस्टेंस है, डी फॉर हैमिंग डिस्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 100,011, हैमिंग डिस्टेंस निकालनी है। तीसरा है डी 10,10,11,1,1,1,4,0, ये है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपको गिवन है। अब स्ट्रिंग हम किसको कह रहे हैं, एक ये बाइनरी स्ट्रिंग हो गई, एक ये बाइनरी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है हमें। कैसे निकालेंगे देखते जाओ। अब ये दो स्ट्रिंग्स हैं अपने पास, 0,0,0, एक है 0,1,1। इसमें क्या होता है, एक्स और ऑपरेशन होता है। ये जो ऑपरेशन होता है ना इन दोनों के कंपेरिजन में, वो एक्स और ऑपरेशन है। बट इसलिए जाने की जरूरत नहीं है, बताने के लिए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड यूज में लेना है। अगर दोनों बिट कंपेयर, इन दोनों के बीच में हम कंपेरिजन करवाएंगे, दोनों बिट सेम है तो आपका 0 आ जाएगा। जहां बिट में डिफरेंस है 0 और 1 है, मान लीजिए 0 है ये 1 है, तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये 0 1 है तो मतलब 1 हो गया। अब नंबर ऑफ 1 है वो काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ 1 कितने हैं, नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 2 हैं, तो हैमिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हैमिंग डिस्टेंस 2। ठीक है, दूसरा देखिए आप, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों बाइनरी स्ट्रिंग की हमें हैमिंग डिस्टेंस निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे सर, 1,0,0,0,1,1, फिर हर बिट का कंपैरिजन करवाइए। पहले इन दोनों बिट को कंपैरिजन करवाते, दोनों बिट अलग अलग है, हाँ सर, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ये दोनों बिट भी अलग अलग है, हाँ ये भी 1 है। ये दोनों बिट भी अलग अलग है, ये भी 1 है। तो कितनी होगी नंबर ऑफ 1, कितने हो गए, नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 3 हो गए, तो हैमिंग डिस्टेंस हो गई आपको 3। ठीक है, अब इसी तरह से आप इनके बीच में कंपैरिजन करवा दीजिए। ये है 1,0,1,0,1,1,1,1,0। ठीक है, इन दोनों बिट का कंपैरिजन करवाया, दोनों बिट सेम है तो क्या आएगा 0, दोनों बिट डिफर है तो आ जाएगा 1, ये सेम है तो आ जाएगा 0, ये डिफर है तो आ जाएगा 1, ये डिफर है तो आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 3, नंबर ऑफ 1s कितने हैं, तो हैमिंग डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों स्ट्रिंग्स की। इस तरीके से हैमिंग डिस्टेंस हम निकालते हैं, बहुत सिंपल है। अगर दो बिट सेम आ रही है तो आपका 0 करना है, और अगर दोनों बिट्स में डिफरेंस आ रहा है आपका कंपैरिजन कराते वक्त, तो उसको हम 1 कर देते हैं। बेसिकली एक्स और ऑपरेशन होता है ये वाला, है ना। तो जितने नंबर ऑफ 1s आएंगे कंपैरिजन कराने के बाद एज ए रिजल्ट के अंदर, वो आपका हैमिंग डिस्टेंस कहलाता है। ये हैमिंग डिस्टेंस, ये हैमिंग डिस्टेंस इन दोनों स्ट्रिंग का, ये हैमिंग डिस्टेंस है इन दोनों स्ट्रिंग्स का, ये हैमिंग डिस्टेंस है इन दोनों स्ट्रिंग्स का। यहां तक बात क्लियर है सबको कि हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यहां तक क्लियर है, हैमिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट है। कोई भी कोड वर्ड अगर आपको गिवन होगा तो आप उनका कंपैरिजन करके हैमिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मिनिमम हैविंग डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या आता है अपने पास, टर्मिनोलॉजी मिनिमम हैविंग डिस्टेंस, मिनिमम हैविंग डिस्टेंस, इसको भी क्वेश्चन भी करेंगे सारे। मिनिमम हैविंग डिस्टेंस ये क्या कहती है कि सर
आप जो निकाल रहे हैं, आपने ये 3 कोड वर्ड की डिस्टेंस निकाली है। अब इस 3 कोड वर्ड में जो भी कोड वर्ड गिवन है, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने कोड वर्ड बन सकते हैं, और उस कोड वर्ड में जब हम कंपैरिजन करवाते हैं सबका, तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस किसकी आ रही है, वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लो और उसके बाद फिर इसको विद एग्जाम्पल समझते हैं। इन ए सेट ऑफ कोड वर्ड्स, इन ए set of code words, set of code word, the minimum set of code word, the minimum Hamming distance is the smallest Hamming distance between all possible pairs of code words. Between all pairs of code words. अभी तक हमने लिखा है कि सर हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है, और हम अब निकाल रहे हैं मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ये कहता है कि सर जितने भी पॉसिबल ऑफ कोड वर्ड्स आप फाइंड आउट करेंगे, जो भी कोड वर्ड गिवन है क्वेश्चंस में, उसमें कितने कोड वर्ड का कॉम्बिनेशन बन सकता है, सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उनकी हम डिस्टेंस निकालेंगे, हैमिंग डिस्टेंस। और जो स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कहलाएगी। कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन से हिसाब से, इन ए सेट ऑफ कोड वर्ड्स द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज ए स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ द कोड वर्ड्स। अब देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। अब इसको विद एग्जांपल आप समझिए, मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं। ठीक है, ये चीज एग्जांपल से समझ में आती है, डेफिनेशन केवल नोट्स बनाने के काम में आती है आपकी, और कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 3 कोड वर्ड मैं आपको दे रहा हूं इसमें कि सर एक तो आपका कोड वर्ड है C1, 1 0 1 0 1 0 2 4 6 1 0। ठीक है, एक कोड वर्ड है आपका 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, एक कोड वर्ड है आपका 1 1 0 0 1 1 0 0। ये 3 कोड वर्ड अपने को गिवन है, और अपने को फाइंड आउट करना है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या करेगी कि सर पहले तो आप जो भी कंपैरिजन के सेट बन सकते हैं, एक तो आपका C1 C2 बन जाएगा, इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस हैमिंग डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, इसकी C1 C2 के कंपैरिजन। अब C1 एक आपका निकल जाएगा C1 C3 का, मतलब पॉसिबल पेयर्स कितने बन सकते हैं, C1 C3 बन जाएगा आपका, एक क्या बन जाएगा C2 और C3 बन जाएगा। इसके अलावा कोई पेयर बन सकता है जिसका हम कंपैरिजन करवा सकते हैं, भाई 3 से आपका 3 बन जाएगा, C1 के साथ C2 का कंपैरिजन, C1 के साथ C3 का, और C2 के साथ C3 का कंपैरिजन हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। और इसमें से जो मिनिमम निकलेगी वो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है। देखिए, पहले C1 और C2 का कंपैरिजन करवाया हमने, C1 और C2 का कंपैरिजन देखो, 1 0 1 0 1 0 1 0, यही है आपका। अब देखिए C2 क्या था आपका, 1 1 1 1। ठीक है, 4 0 1 2 4 5 7 2 4 8, ये कुछ हो गया, 000 है, ये 000 है ना, 4 1 2 3 और 1। अब इनका कंपैरिजन करवाना है, तो इनकी डिस्टेंस क्या होगी, ये दोनों सेम है वाली बिट, तो क्या हो गया 0, ये है डिफरेंस, तो ये हो गया 1, ये है आपकी सेम, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये है आपका 1, ये है आपका 1, ये है 0, ये है 1, ये है 1। ठीक है, तो आपका कितने नंबर ऑफ वंस हैं आपके,
नंबर ऑफ वंस, वंस कितने हैं 5, ठीक है। तो हेमिंग डिस्टेंस C1 C2 की क्या हो गई इस पेयर की 5। क्लियर है सबको, यहां तक को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको निकालनी है हेमिंग डिस्टेंस C1 और C3 की, C1 और C3 की निकालनी सर, ठीक है। आपने C1 और C3 की निकाली, मैं इसको यहां निकाल देता हूं। ये C1 और C3 है। C1 क्या है आपका 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। C3 क्या है आपका 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। निकालिए आप, पहले बिट का कंपेरिजन करवाया है 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 0 1 1 और 0। कितनी हो गई नंबर ऑफ बिट्स 4। नंबर ऑफ वन कितने हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं आपके 4, ठीक है। तो हेमिंग डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 4, ठीक है। अब निकालना है C2 और C3 का, C2 C3 का निकाल लीजिए सर। C2 C3 का डिस्टेंस क्या हो गई 1 1 1 1 0 0 0 1, है ना। C3 कितना है 1 1 0 0 1 1 0 0। अब देखिए इनकी, ये इनका कंपेरिजन करवाया 0 0 1 1 1 1 0 1, कितना हो गया 5 1 है ना। तो ये हो गया 5। अब मुझे इन कोड वर्ड के निकालने थे, इससे अलावा और तो कोई पॉसिबल पेयर नहीं बन रहा है जिससे हम कंपैरिजन करवा सकें। तो मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस क्या होगी 5 4 और 5 में से 4 आ गई। तो मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस क्या होगी सर आपकी, अगर मैं निकालता हूं कि सर मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं हेमिंग डिस्टेंस 5 4 5, इसकी क्या हो गई 4, ये इसका आंसर, ठीक है। या C1 C2 C3 लिख देना उसमें। यहां तक बात समझ में आई है या कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब आ जाइए डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या कह रहा है, इन द सेट ऑफ कोड वर्ड्स, कोड वर्ड का सेट था C1 C2 और C3, हमने 3 कोड वर्ड दिए हैं, ठीक है। द मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ द कोड वर्ड्स। इस कोड वर्ड में जो हम कंपैरिजन करवाएंगे तो कितने पेयर्स बन सकते हैं, कितने सेट के बीच में हम कंपैरिजन करवा सकते हैं सर। C1 का C2 के साथ करवा सकते हैं, C1 का C3 के साथ, C2 का C3 के साथ। तो ये पेयर्स हैं जिनकी हमने हेमिंग डिस्टेंस निकाली है। अब इन तीनों हेमिंग डिस्टेंस में जिसकी स्मॉलेस्ट हेमिंग डिस्टेंस रहेगी वो मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस कहलाती है उस कोड वर्ड की। ये आपका आंसर निकल के आया है और ये आपकी डेफिनेशन कह रही है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है सबको, सारे स्टूडेंट्स। मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस कैसे निकाली है, क्लियर है सबको। मनोज, बरखा एंड भानु, राइट, ठीक है। अब क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स और हैं, उसके बाद हम, अभी हमने हेमिंग कोड स्टार्ट नहीं किया है, केवल हम बात कर रहे हैं हेमिंग डिस्टेंस की और मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस की। और हमारे पास जब मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस दे रखी है तो कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए हैं कि जो हेमिंग कोड है, अगर मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस दे रखी है तो कितनी बिट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना मैसेज, उसमें कितनी बिट डिटेक्ट कर सकता है और कितनी बिट करेक्ट कर सकता है, इसका कुछ एक फॉर्मूला ड्राइव करके ऑलरेडी हमें गिवन है। अब क्वेश्चन जो बनते हैं अपने, वो इन चीजों पर घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। कैसे बनेंगे वो देखेंगे, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अब ये 2 फॉर्मूले हैं इसके, नोट। एक तो है डी मिनिमम इज इक्वल टू S+1, है ना। अब ये नाम कुछ भी दे सकते हैं, एस दे दिया, टी दे दिया, पी दे दिया, उससे मतलब नहीं है ना। कन्वेंशन कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब होता है एस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बिट्स टू डिटेक्ट, ठीक है। हम मैसेज में कितनी बिट डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जो एरर हो रही है, जो एरर प्रोड्यूस कर रही है, वो कितनी बिट है उसके अंदर, अगर हमें डी मिनिमम दे रखा है उसकी रेस्पेक्ट के अंदर।
एक तो फॉर्मूला ये आपका ये बन जाता है। सेकंड फॉर्मूला आपका बनता है डी मिनिमम, अगर हमें मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस दे रखी है, या फिर इससे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एस आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, या तो ये पूछ सकते हैं या ये गिवन होगा, ये पूछ सकते हैं आपसे। डी मिनिमम 2t+1, अब कुछ बुकों में डी लिखा हुआ है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, कन्वेंशन कुछ भी हो सकते हैं। अब टी है, यहाँ जो टी रिप्रेजेंट कर रहा है, या कुछ बुकों में इसको डी से डी, मैंने इसलिए लिख दिया डी यहाँ है तो इसलिए डी को मैंने लिखा नहीं है ना, तो ये टी है, टी होगा नंबर ऑफ बिट्स टू करेक्ट that can be corrected, ठीक है। ये फॉर्मूला है कितनी एरर जो बिट्स हैं जो हम मैसेज भेज रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, और ये है आपका करेक्ट करने के लिए, दोनों फॉर्मूले अलग अलग। अगर डी मिनिमम दे रखी है हैमिंग डिस्टेंस तो s+1 है, s रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बिट्स टू डिटेक्ट, कितनी नंबर ऑफ बिट्स डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और डी मिनिमम 2t+1 ये कर रहा है, तो यहाँ t है नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी करेक्टेड, जो करेक्ट की जा सकती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए आप, ठीक है। और ये हमेशा लोअर बाउंड के लिए काम करता है, ये वाला जो होगा ना लोअर बाउंड, लोअर बाउंड से मतलब वो होता है सीज वैल्यू बोलते हैं ना उसको। जैसे मान लीजिए कोई 1.5 आया तो हम 1 वैल्यू लेंगे आपकी, 2.5 आया तो 3 नहीं लेंगे, 2 लेंगे आपकी वैल्यू। अब वो क्वेश्चन में कैसे, क्वेश्चन के साथ करेंगे तो सीखेंगे। ये लोअर बाउंड के लिए काम करता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बने हैं, यहां तक जो पढ़ाया है उस पर कैसे क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन है, यह है गेट 1995। अभी तक हमने पूरा हैमिंग कोड नहीं पढ़ा कि हैमिंग कोड में डिटेक्ट कैसे करेंगे और करेक्ट कैसे करेंगे, ये नहीं पढ़ा है हमने। केवल हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस अपने पास दे रखे उसके बेसिस पर कितनी बिट करेक्ट हो सकती हैं या डिटेक्ट हो सकती हैं, केवल ये 4 चीजें पढ़ी है। होंगी किस तरीके से वो तो बाद में देखेंगे। इन चारों तरीके से हम कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गेट 1995 में है, व्हाट इज द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग गेट, व्हाट इज द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, what is the minimum having distance of the following code। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉलोइंग कोड, ये 1 नंबर्स में आता है। गेट में सारे टफ आते हैं ऐसा नहीं है, इजी भी आते हैं। अब ये आपके पास 4 कोड दे रखे हैं, 5 कोड, एक दे रखा है 0 0 3 4 5 6, एक कोड ये दे रखा है, दूसरा कोड दे रखा है 0 1 0 101 3 6, तीसरा कोड दे रखा है 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ए है आपका 2, ये आपका 2 ऑप्शन, बी है आपका 3, सी है आपका 4 और डी है आपका 1, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोड वर्ड C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस अपने को निकालनी है, निकालिए आप और बताइए इस चारों में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। इनका आपस में पेयर बना लीजिए, ठीक है। आप बाद में कर लेना है ना इसको, तो थोड़ा लंबा होगा। पहले C1 C2 का पेयर बना के देख लीजिए, फिर C1 C3 का पेयर बना के देख लीजिए,
C1 C4 का है, वैसे तो देखते ही मालूम चल जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करने के साथ, ठीक है। ये हो गया, इनका पेयर बन गया। फिर C2 का C3 के पास पेयर बन जाएगा, C2 का C4 के साथ, C2 का C5 के साथ, एक पेयर ये बन गया। एक हो गया C3 का C4 के साथ, C3 का C5 के साथ, और दूसरा है C4 का C5 के साथ। और जो भी मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो आपका आंसर है। वैसे भी अगर देखा जाए तो आप देख लीजिए 6 है और ये वाली है, कितनी बिट डिफर हो रही है इसके अंदर, 1 2 3 फीट, तो इसका 3 हो गया। 3 से कम कोई है क्या? वैसे देखो आप, इसमें भी 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3 1 0 2, इसमें शायद 2 है मेरे हिसाब से, इन दोनों का कंपेरिजन करवाते हैं तो, है ना। और इसका कोई कंपेरिजन हो रहा है क्या? देखो इसमें 0, 2 बिट तो ये डिफर हो गई, और 2 ये 4, ठीक है। और इस तरीके से 3 बिट ये है और 2 है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 आना चाहिए, है ना। 2 आंसर है, इन दोनों का कराओगे ना C2 C3 का, तो ये हो गया 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1, ये हो गया आपका 1, तो 1 ये हो गया है, एक 1 ये हो गया, तो 2 है। मेरे हिसाब से आंसर 2 है ना, आंसर मेरे पास नहीं है, 2 ही आंसर आएगा। इससे कम कोई है क्या, देख लेगा। इनिशियली तो ये आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनकी डिस्टेंस निकालना, जो मिनिमम हो वो आपका आंसर है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो देखते मालूम चल जाएगा कि भाई इसमें अगर आप C1 C2 निकालते हैं तो कितनी आपका डिफर आ रहा है, लगभग एक तो ये बिट डिफर आ रही है, एक ये, और 3 बिट है। इनमें आपस में करवाएंगे तो आपका 2 बिट ही डिफर कर रही है, मतलब हैमिंग डिस्टेंस 2 है। क्या ऐसी हैमिंग डिस्टेंस है जो एक भी आ रही है क्या? ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना इसके अंदर, भाई एक भी आ रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर 2 है। ये क्लियर है या नहीं है सारे स्टूडेंट, बताइए। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसको? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताएं। बरका, मनोज एंड भानु। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताइए। बहुत सिंपल चीज है, हमने कुछ नहीं किया है, तो कोड वर्डिंग का कंपैरिजन करवा रहे हैं, बस बिट्स का कंपैरिजन करवा रहे हैं। और जिस कंपैरिजन में जिस सेट की सबसे मिनिमम डिस्टेंस है वो आपका हैमिंग डिस्टेंस है। अब आप करवा के देखिए, C1 C2 करवाएंगे तो कम से कम आपके 3 बिट का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 बिट डिस्टेंस होगी। इन दोनों का करवाते हैं C2 C3 का, इसमें 2 ही आ रहा है आपका, है ना। बाकी करवाते हैं 2 से कम, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 3 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो इनका आ गया है, ठीक है। अब 1 है, आप देखो कोई किसी कंपैरिजन सेट कंपैरिजन करवाते डिस्टेंस तो किसी में 1 आ रहा है, किसी में दिखाई नहीं दे रहा, वो देखते ही मालूम चल जाएगा आपको, तो आपका आंसर इसका 2 हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन से निकालने हैं, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन इसी का लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं ना एग्जाम्स के अंदर। ये क्वेश्चन है आपका डेट 2007 एंड error correcting course has the following word, has the following code word, following an error correcting course, the following has the following, ठीक है, has the following code words। अब ये कोड वर्ड्स हमें गिवन है 0 0 0 3 3 6 7 8 6 7 8, एक कोड वर्ड तो ये गिवन है। दूसरा है 1 1 0 0 सॉरी 4 1 1 1 1, ठीक है। फिर है आपका 0 1 0 1
0 1 और 0 1, ठीक है। फिर है आपका 1 0 1 0 1 0 1 0, और फिर है आपका 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। ये कोड वर्ड हमें गिवन है और हमें निकालना है एरर करेक्टिंग कोड्स हैज द फॉलोइंग कोड वर्ड्स, ठीक है। ऑप्शंस में दे रखा है ए 0, बी दे रखा है अपना 1, सी दे रखा है 2 और डी दे रखा है अपने पास 3। ये ऑप्शंस अपने पास गिवन है, ठीक है। ये तो आपको वो दे रखा है कोड्स, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि what is the maximum number of bit, maximum number of bits, अब क्वेश्चन को ढंग से समझो, बिट एरर that can be corrected, that can be corrected, ठीक। ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या दे रखा है सर, ये कोड वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स एरर दैट कैन बी करेक्टेड, मतलब कितनी नंबर ऑफ बिट्स इस मैसेज के अंदर करेक्ट की जा सकती हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट एरर दैट कैन बी करेक्टेड, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था सर, इसका फॉर्मूला आपके पास था डी मिनिमम, क्या था आपके पास, डी मिनिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो आप, 2d + 1 था ना आपका भाई, करेक्ट का फॉर्मूला क्या था आपका, 2t + 1 या 2d + 1 जैसा भी हो, है ना, यही था फॉर्मूला आपके पास। ये क्या t किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी करेक्टेड, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट एरर दैट कैन बी करेक्टेड, तो अब फॉर्मूला तो आपका ये लगेगा, ये तो क्लियर हो गया हमारे पास, लेकिन हमें डी मिनिमम चाहिए भाई। फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए अगर हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डी मिनिमम चाहिए, तो डी मिनिमम क्या दे रखा है, अब हमें कोड वर्ड दे रखे हैं, इससे हमें डी मिनिमम फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कोड वर्ड C1 है, ये C2 है, ये C3 हो गया, ये आपका C4 है और ये आपका C5 है, तो फिर वापस कंपेरिजन है। अब आपको जब आप थोड़ा फास्ट काम करोगे तो देखते मालूम चल जाएगा कि भाई मिनिमम क्या होना चाहिए। अब ये देखो आप, इसका जब आप सॉल्व करोगे ना आप, तो आपके पास आएगा डी मिनिमम 4, को सॉल्व करने पर डी मिनिमम 4 करके देखना है ना, सेम चीज है, इन दोनों के बीच कंपैरिजन करवा लीजिए, इसका करवा लीजिए, आपस में का करवा के देख लीजिए कि मिनिमम डिस्टेंस किसकी आ रही है, वो आपकी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है, तो 4 से कम किसी की नहीं आएगी आपकी, तो 4 आपका आंसर होगा, है ना, किसका, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का। अभी अपने को निकालना क्या है कि कितनी एरर करेक्ट की जा सकती है, कितनी बिट एरर, तो आपने क्या किया सर, डी मिनिमम की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो हमने इस फॉर्मूले में पुट करा दिया डी मिनिमम में 4 अपॉन इक्वल टू 2t + 1, ठीक है। तो 2t कितना हो गया आपका 3 और t कितना हो गया 3/2, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो t कितना होता है 1.5, ये हम लेते हैं c वैल्यू, ठीक है, मतलब लोअर बाउंड वैल्यू लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया t = 1, यहां हमने कहा था वो लोअर बाउंड, जो आपका कहा था लोअर बाउंड, वो यहां काम आ गया, है ना, तो ये हो गया 1 आंसर। एक बिट चेंज की जा सकती है, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। ये देखो लोअर बिट मैंने यहां लिया था ना, ये वाला लोअर बिट, लोअर बाउंड, वो इसीलिए लिया था लोअर बाउंड की, जो मिनिमम वैल्यू है ना आपकी, लोअर बाउंड अपर बाउंड आपने पढ़ा होगा, सी इज वैल्यू ऑफ फ्लोर वैल्यू, है ना, तो ये हम लेते हैं लोअर बाउंड वैल्यू। लोअर बाउंड का मतलब है अगर 1.5 दे रखा है तो 1 लेना है, 2.5 दे रखा है तो 2 लेना है ना, और अपर बाउंड क्या होगा, अगर 1.5 होता तो 2 वैल्यू लेते, 2.5 होता तो 3 वैल्यू लेते, वो अपर बाउंड होता, तो अपने को लोअर बाउंड वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आया है वो कितना है 1 आंसर है। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए कि किस तरह से निकाला है।
केवल 3 फॉर्मूले चीजें हमें पढ़ी हैं, हैमिंग डिस्टेंस निकालना, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस के बेसिस पर आपका कितनी बिट एरर डिटेक्ट की जा सकती है और कितनी बिट एरर करेक्ट की जा सकती है। अब इन्होंने केवल क्वेश्चंस को घुमा रहे हैं इधर से उधर और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोड वर्ड चेंज कर दिया है, अब हो सकता है डिटेक्ट पूछ ले करेक्ट की जगह, अगर डिटेक्ट पूछा जाएगा तो डिटेक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा आपका, करेक्ट पूछा जाएगा तो करेक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल चीज है, ठीक है। अब इसी में वैल्यू चेंज करके एक क्वेश्चन और बना दिया है इन्होंने। ये वाला क्वेश्चन है, ये नीलिट में पूछा गया है आपका, नीलिट 2020। नीलिट आपका एक एग्जाम होता है, नीलिट 2020 के अंदर। द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस to correct up to 5-bit error successfully, the minimum Hamming distance to correct up to 5-bit error successfully is, ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस टू करेक्ट अप टू द 5-bit एरर सक्सेसफुली, तो हमें क्या है फॉर्मूला, डी मिनिमम इज इक्वल टू 2d + 1, ये तो फॉर्मूला है। अब ये पूछ रहा है कि भाई डी के दे रखा 5-bit एरर सक्सेसफुली है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी मतलब टी कर लो आप, है ना, हमने टी यूज में लिया तो ये टी कर लो, टी, कुछ बुक में डी लिखा है टी लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 2t है। तो t क्या है कि जो बिट हम करेक्ट कर सकते हैं, तो अब इसने बिट दे दिए, 5 बिट दे दिए सर, और हमसे पूछा गया मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, उल्टा पूछ लिया है बस। तो डी मिनिमम कितना हो गया सर, 2 × 5 + 1, तो ये हो गया आपका 11, तो डी मिनिमम क्या हो गया आपका 11। यस, करेक्ट है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले का आपने यूज लिया है। कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज को घुमाते हैं और क्वेश्चंस को बड़ा करते हैं, आगे करते हैं, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तो उसकी आपको एक हैबिचुअल हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ, यार चीजें हाँ समझ में आ गई हैं, तो जितना प्रैक्टिस करते हो, कुछ नहीं करते हैं ये लोग, बस अब ये 4 आपके कॉन्सेप्ट पर ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन को मूव कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए। अभी तक तो हम हैमिंग कोड की तरफ गए ही नहीं है, हम तो केवल ये पढ़ रहे हैं कि हैमिंग डिस्टेंस क्या है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या है, और डिस्टेंस के बेसिस पर कितने बिट करेक्ट किए जा सकते हैं और डिटेक्ट किए जा सकते हैं, बट हैमिंग बोर्ड काम कैसे करेगा उसकी तरफ तो हम गए ही नहीं है अभी तक, उस पर कैसे क्वेश्चन बने वो बताया केवल। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है गेट 2017 के अंदर। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, कंसीडर ए बाइनरी कोड that consists of only 4 valid code, as given below, अब कौन कौन से कोड वर्ड हैं, 00035, ठीक है, दूसरा है आपका 01011, ठीक है, 10101, और है आपका 11110, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि सर लेट द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस
minimum Hamming distance of the code BP, ठीक है, मान लीजिए हैमिंग डिस्टेंस P है, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर बिट दैट कैन बी करेक्टेड एंड मैक्सिमम number of bit that can be corrected by the code Q, ठीक है, then the value of P and Q ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए आपका ऑप्शन दे रखा है P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। B इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 2। C आपको दे रखा है P इज इक्वल टू 4 एंड Q इज इक्वल टू 1, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है P इज इक्वल टू 4 एंड Q इज इक्वल टू 2, ये ऑप्शन दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन है ना, दिखने में बड़ा लगता है कि है कुछ भी नहीं। अब देखो आपसे पूछा गया कंसीडर बाइनरी कोड दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 वैलिड कोड, ये कोड C1 दे रखा है, ये C2 दे रखा है, ये C3 दे रखा है, ये C4 दे रखा है, ठीक है। लेट द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ द कोड BQ, अगर इनकी हम मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकालें तो वो P है, ठीक है, इसको एक नाम दे दिया इन्होंने, P नाम दे दिया, है ना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट दैट कैन बी करेक्टेड, कितनी बिट करेक्ट की जा सकती हैं इस कोड के द्वारा, उसको नाम दे दिया है Q, ठीक है। तो देन वैल्यू ऑफ P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, P की वैल्यू और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सिंपल सा फॉर्मूला है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकाल लो, है ना, इन चारों को बेस पर पे। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इसका कितना आएगा, निकाल के देखो, C1 C2 C3 और C4 का मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना है, इनका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना रहेगा, C1 C2 C3 और C4 का। पहले कंपैरिजन करो, देखते मालूम चलना चाहिए कितना आ रहा है, बताइए। हाँ आंसर तो ए है, किसने निकाला है, हाँ आंसर करेक्ट है आपका। एक मिनट कहाँ गया वो, ए आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, ए आंसर राइट। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकालोगे तो आपका 3 आएगा, आपका निकाल के देख लेना इनका, है ना, इनका जब निकालोगे आप तो डी अब इन्होंने क्या कर रखा है, जो टी है ना इसको क्यों मान लिया है, मैंने कहा ना आपका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो कुछ भी हो सकता है, टी है और के है, तो इन्होंने इसको क्यों मान लिया है। और पी किसको माना था, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस को, जो हमको हम डी मान के चल रहे थे, इसको इन्होंने पी माना जी, और उससे पूछा पी की वैल्यू क्या होगी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर है अपना ए, ठीक है बच्चों।
क्लियर है यहां तक, या किसी को डाउट है तो बता दीजिए। मनोज, बरखा एंड भानु, आपका तो खैर आंसर करेक्ट आ गया। तो ये है गेट 2017 में पूछा गया। इस तरह से क्वेश्चन इनके बनते हैं, है ना। लैंग्वेज कुछ भी सेट कर देंगे, आपको कोई भी कोड वर्ड दे देंगे, कितनी एरर डिटेक्ट हो सकती है, कितनी कुछ हो सकती है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकालना है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और आपका बना भी है, शायद प्रोग्रामर 2013 में एक क्वेश्चन बना भी है। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चों, बरखा, भानु एंड मनोज, राइट, ठीक है। तो ये है आपका ये चीज। अब आता है हम मेन पॉइंट की तरफ कि सर जो हैमिंग कोड है वो कैसे काम करता है, कैसे तो डिटेक्ट करेगा एरर को और कैसे करेक्ट करेगा। अभी तक तो केवल हमने मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस और उसके बेसिस पर जो फॉर्मूले बने हैं उसको किस तरीके से एप्लीकेट करना है ना। फॉर्मूले 4 मिनट का 5 मिनट का काम था, लेकिन एप्लीकेशन तभी सीख पाते हो आप जब क्वेश्चन करते हो कि क्वेश्चन उस पर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हैमिंग कोड कैसे काम करता है वो हम सीखेंगे सर। अब हैमिंग कोड किस तरीके से काम कर रहा है। हैमिंग कोड ये काम कैसे करता है, ठीक है। देखो हैमिंग कोड क्या कहता है कि सर जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं, अभी तक जो हमने डिटेक्शन टेक्निक्स पढ़ी थी वो डिटेक्शन टेक्निक्स ये कहती हैं कि जो भी हम रेडिडेंट बिट है या पैरिटी बिट है वो मैसेज के एंड में ऐड करा देते थे। ठीक है, सिंपल पैरिटी में भी हम पैरिटी इवन है चाहे ऑड है लेकिन हम कराते बाद में थे। इसी तरह सीआरसी के अंदर था, वो लास्ट में एड ऑन करा देते थे, अपेंड करा देते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट में कराना है, इसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग हो सकती है बिट की आपकी। तो हैमिंग कोड ये कहता है कि जो डेटा वर्ड है उस डेटा वर्ड के साथ हमने कोई भी रिडंडेंट बिट को ऐड करा दिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइड में हो रहा है प्रोसेस, पहले समझ लो, है ना, कि कोई भी डेटा वर्ड है, डेटा वर्ड क्या है जो हम भेज रहे हैं, ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया है सर, रिडंडेंट बिट ऐड करवा दी। इस रिडंडेंट बिट को ही हम पैरिटी बिट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम चेक बिट बोलते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग बुक्स में लिखा जा सकता है, इसी को हम चेक बिट बोलते हैं, उसको ये कंफ्यूज मत करना। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी डेटा वर्ड वो जो मैसेज, इसी को हम मैसेज बोल रहे हैं, जो आप भेज रहे हैं आप, है ना, इसके साथ आपने रिडंडेंट बिट को ऐड करा दिया। अब होगा क्या प्रोसीजर कि सर कौन कौन सी कितनी रिडंडेंट बिट, 3 काम होंगे आपके सेंटर साइड में, ये जितना भी काम है ना ये सेंटर साइड में होगा। सेंटर साइड में पहला काम ये है हमें फाइंड आउट करना कि कितनी रिडंडेंट बिट लगेंगी, नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट कितनी, ये जो है ना वो नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि सर नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितनी लगेगी, इसी को रिडंडेंट बिट बोल रहे हैं, ये फाइंड आउट करना है। हमने ये कहा है कि आपने ये कहा कि सर पैरिटी बिट इसके साथ ऐड कर देंगे जो मैसेज भेज रहे हैं, बट करेंगे कितनी, है ना। उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है। मान लीजिए आपने मैसेज भेजा है, जो आपका डेटा वर्ड है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपका डेटा वर्ड है 1011, ध्यान से समझना, ये कोई भी गिवन डेटा वर्ड है ना। फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पैरिटी बिट। अब इसके साथ कितनी पैरिटी बिट ऐड होंगी हमें थोड़ी पता है, हमें तो ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला गिवन है इनके पास। ये फॉर्मूला हेमिंग एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था, ये वाला सारा फॉर्मूला हेमिंग कोड ही इसने दिया पूरा। तो एक फॉर्मूला निकाल के दिया है, 2 की पावर r इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m प्लस r प्लस 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहां जो m है वो क्या है, मैसेज। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इन मैसेज, इन डेटा कर दूंगा ना। R क्या है, पैरिटी बिट, रिडंडेंट बिट।
आर क्या है आपका, रिडंडेंट बिट है, ये आर क्या है आपका, पैरिटी बिट कह दो या रिडंडेंट बिट कह दो, ये ठीक है। इस फॉर्मूले से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ पैरिटी बिट या रिडंडेंट बिट हमें ऐड करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, कितनी हो सकती है, लगभग लगभग इन जनरल ऐसा माना जाता है कि पैरिटी बिट आधी होती है, जो मैसेज होगा नंबर ऑफ बिट जितनी होंगी उसका अप्रोक्सीमेटली आधी होती है, 50% होती है। तो 4 है तो 3 हो सकती है आपके, है ना, इन जनरल बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा आपको रूल नहीं है, अपने को फॉर्मूले से निकालना है। अब जैसे डी डब्ल्यू है, ये कितनी 4 बिट है, तो 4 बिट इसमें फॉर्मूला लगाया आपने, 2 की पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस आर प्लस 1, ये हमने लगाया फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब आर की कितनी वैल्यू रख सकते हैं, अब आप 1 रख के देखिए, 2 की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 1, अगर हम आर की वैल्यू 1 लेते हैं मान लीजिए, तो कितना हो गया, 2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है क्या, खुद देखिए नहीं है ना, तो ये आप एक तो ले नहीं सकते सर, ये तो गलत है। अब 2 की पावर 2 लेके देखिए, ग्रेटर देन 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, 4 ग्रेटर देन 7 है क्या सर, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अब 2 की पावर 3 लीजिए, आर की वैल्यू 3 लीजिए, ग्रेटर देन 4 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो गया, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, हाँ ये सही। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाती है, ठीक है। आर क्या लिया है हमने, 3 हो गया। इसका मतलब जो पैरिटी बिट है, नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट कितनी होंगी आपकी, 3 निकलती है, ये आपकी 3 निकलती है। कैसे निकालेंगे ये आपको क्लियर हो चुका है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे। 2 की पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्लस आर प्लस 1, एम है नंबर ऑफ बिट्स इन मैसेज, आर जो हमें फाइंड आउट करना है प्लस 1, ठीक है। तो अब ये हमने कैसे फाइंड आउट किया वो मैंने आपको बता दिया है, यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होना चाहिए। तो पहला स्टेप है, ये सब सेंटर साइड में होगा कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितनी लगेंगी जो हम मैसेज के साथ ऐड करवाएंगे। दूसरा काम क्या होगा सर, सर दूसरा काम ये होगा इसके अंदर कि जो पैरिटी बिट आप ऐड करवा रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो लास्ट में था अपना जो मैसेज था उसके लास्ट में अपेंड करवा देते, सीआरसी में हमने पढ़ा था, सिंपल पैरिटी चेक में था। यहाँ जो पोजीशन होगी आपकी पैरिटी बिट की वो कुछ भी हो सकती है ना, पहली पोजीशन पे भी हो सकती है, दूसरी पोजीशन पे भी हो सकती है, तीसरी पोजीशन पे भी होगी। तो पैरिटी बिट कहाँ ऐड करवाएंगे, लास्ट में ऐड करवाएंगे। अब ये आपका 3 बिट आपका पैरिटी बिट है, ये ऐड क्या करवाएंगे, लास्ट में करवाएंगे या बीच में करवाएंगे या फिर पहले करवाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट, फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट, फाइंडिंग द पोजीशन, फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट, ठीक है। अब पैरिटी बिट की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका सेकंड स्टेप है। इसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है 2 की पावर आई, है ना। 2 की पावर आई का मतलब क्या हो गया सर, पहले तो आप 0 लिखिए, देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रखा, मान लीजिए आपने 0 रखा, तो 2 की पावर आई क्या होगा, 2 की पावर 0 क्या हो गया आपका 1, फिर 2 की पावर आपने 1 रखी, मतलब आई की वैल्यू आपने रखी 1, तो 2 की पावर 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया, फिर आपने रखा 2 की पावर 2, आई की वैल्यू 2 रखने पर, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2 4, फिर आई की वैल्यू आप 3 रखिए आप, ठीक है। तो कितना हो गया 2 की पावर 3 8, ये किसकी पोजीशन है, पैरिटी बिट की। मान लीजिए यहाँ पैरिटी बिट कितना निकला था, 3 बिट निकला था ना अपना, कि 3 पैरिटी हम ऐड करवा सकते हैं। अब उनकी पोजीशन क्या रहेगी, एक तो पहली पोजीशन रहेगी, है ना, मान लीजिए P1 था, P1 की पहली पोजीशन होगी, फिर दूसरी पोजीशन क्या रहेगी सर, सेकंड नंबर पे रहेगी, तो सेकंड हो गया P2 हो गया, और फिर क्या रहेगी, फिर चौथी पोजीशन पे जाएगा, थर्ड पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो ये हो गया चौथी पोजीशन पर। अपनी 3 पैरिटी बिट थी, है ना, या 3 रिडंडेंट बिट निकली थी, तो P1 P2 और P4, ये 1 2 और 4 उसकी पोजीशन को बता रहे हैं, इस पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। अगर चौथी बिट भी होती, चौथी पैरिटी बिट, वो कहां जाता, 8वीं पोजीशन पे जाता, और इनके बीच में क्या हो जाता, ये सारी जो डेटा बिट है, हम इस डेटा बिट को इसके साथ इंसर्ट करवाते, तो हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली है 2 की पावर आई के फॉर्मूले से, कि पैरिटी बिट की पोजीशंस क्या रहेंगी, किस पोजीशन पर हमको उसको इंसर्ट करवाना है, ठीक है। यहाँ 3 बिट थी P1, 3 पैरिटी बिट थी,
तो पहली पैरिटी बिट P1 वो 1 पोजीशन पर आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि इसी पोजीशन पर काम करेगी 2 की पावर i वाली फॉर्मूले पर। i इज इक्वल टू 0 रखा है, तो पहला जो पैरिटी बिट होगा वो पहले हमेशा 1 पोजीशन पे जाएगा। सेकंड पैरिटी बिट आएगा वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। थर्ड पैरिटी बिट है वो चौथी पोजीशन पे आएगा। अगर चौथा पैरिटी बिट होता तो क्या आता है? 2 की पावर 3, वो 8वीं पोजीशन पे आता। पांचवा होता तो 2 की पावर 4, कितना हो जाता? 16 पोजीशन पे आपका आता है ना। ये P1 है, P2 है, P4 है, ये पोजीशंस हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है मेरे हिसाब से? पहला काम क्या किया था, कितनी पैरिटी बिट लगेंगी जो एड ऑन करवानी है, वो हमने निकाल ली, 3 बिट लगेंगी डेटा बिट के हिसाब से अपना। दूसरा काम क्या किया है, फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट, किस पोजीशन पर वो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब डेटा बिट और जो पैरिटी बिट है उनको हम एड ऑन कर देते हैं। कैसे करेंगे सर? अब आपने देखो टोटल 7 बिट है ना आपकी। डेटा वर्ड क्या था आपके पास? 1011, ये डेटा वर्ड था आपका 1011, ये डेटा वर्ड था आपका। ध्यान से समझना है ना। 3 पैरिटी बिट निकली है आपकी, 3 पैरिटी बिट थी, इसी को रिडंडेंट बिट बोल दीजिए। अब इनकी पोजीशंस क्या रहेंगी सर? पहला है आपका P1, दूसरा है आपका P2, फिर है आपका डेटा D3, ठीक है, फिर आपका है P4, फिर है आपका D5, फिर है D6 और D7। आपके पास क्या है मैसेज? डेटा वर्ड में 4 बिट है और 3 बिट किसमें है? पैरिटी बिट में। तो टोटल कितने बिट का हो गया आपका? 7 बिट का वो डेटा हो गया, वो मैसेज हो गया जो आप ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, P1 P2 पहली पोजीशन पे, तो P1 आया था, इसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर ली थी। सेकंड बिट थी आपकी पैरिटी बिट, ये हो गया, फिर आपका D3 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, D7 हो गया। यहां तक क्लियर है? देखो पोजीशन वाला ये कहता है कि हमने पैरिटी बिट निकाली है, 3 पैरिटी बिट निकाल दी है। इसको इस तरह से समझो, एक बार मैं इसको समझा देता हूं। मान लीजिए मैसेज है 1011, ये डेटा वर्ड है और हम ये कह रहे हैं कि 3 पैरिटी बिट इसमें ऐड करनी है सर। P है, एक P है और एक P है, 3 पैरिटी बिट है, रिडंडेंट बिट है। अब इनकी पोजीशन क्या रहेगी, कहां ऐड करेंगे हम इसमें? 1011, P1, P2, P3 कहां ऐड करेंगे? मतलब पहले ऐड करेंगे या इनके बीच में ऐड करेंगे या फिर कहां ऐड करेंगे, किस पोजीशन पे ऐड करेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी तक हम इनको फाइंड आउट नहीं करते थे, अभी तो क्या करते थे, सीआरसी वगैरह में लास्ट के अंदर ऐड कर देते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको इसकी पोजीशन को पता करना पड़ेगा। तो पोजीशन को पता करने के लिए एक फॉर्मूला गिवन है 2 की पावर आई, इसके अंदर फॉर्मूला यही करेगा कि आपकी अगर पहली बिट होगी ना, आपकी कोई पहली बिट है, वो किस पोजीशन पे आएगी? 2 की पावर 0 पोजीशन पर, मतलब 1 पोजीशन। सेकंड क्या होगी? वो 2 की पावर 1 पोजीशन पर आएगी, तो मतलब 2 की पावर 1 सेकंड पोजीशन पर। अगर 3 पैरिटी बिट हैं तो 2 की पावर 2 कितना हो गया आपका? 4। अगर 4 पैरिटी बिट है तो 2 की पावर 4 कितना हो गया आपका? 2 की पावर 3, ये हो गया 8। अगर इसी हिसाब से पैरिटी बिट बढ़ती रहे तो आप उसको करते रहिए। अब अपने पास 3 बिट थी पैरिटी बिट, तो P1 थी, एक तो P मान लीजिए, अभी पोजीशन मत बताइए, P3, 3 पैरिटी बिट है, तो पहली पैरिटी बिट तो पहले वाली पोजीशन पे जाएगी सर, आपने 1 कर दिया। फिर सेकंड बिट है वो सेकंड पोजीशन पे जाएगी, ठीक है, और थर्ड कल की चौथी पोजीशन पे जाएगी। इनके बीच में जितनी भी डेटा बिट हैं वो हम इंसर्ट करवा देंगे। अब देखिए ये हमने काम किया कि सर पहली तो P1 पे है, ये फर्स्ट पोजीशन है आपकी, है ना, ये सेकंड पोजीशन थी आपकी। इसके बीच में क्या किया फिर हमने? आपने लेफ्ट टू राइट चल दिए ना, यहां से यहां चलो आप, तो ये आ गया D3, D3 की वैल्यू है आपकी 1, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। D4, अभी P4 क्या है? वो पैरिटी बिट है, चौथी पोजीशन पर पैरिटी बिट था, तो थर्ड किया था। पांचवा क्या है सर? ये 0 है, ये है छठा D है, ये है 1 और ये है D7, है ना। ये तो पोजीशन बता रहे हैं ना, ये तो पोजीशन बता रहे हैं और ये इनकी वैल्यूज बता रहे हैं, वैल्यूज में है। अभी मैं केवल पोजीशन की बात कर रहा हूं, सेकंड तक पोजीशन आएगी। अब बताइए क्लियर है या नहीं? हाँ सेम ही निकलेंगी, बिल्कुल पोजीशन सेम ही निकलेंगी 2 की पावर आई से। अगर 4 हैं तो एक तो पहली पोजीशन पे आ जाएगा, एक सेकंड पे आ जाएगा, एक 2 की पावर 2 चौथी पोजीशन पे आ जाएगा, एक 8वीं पोजीशन पे आ जाएगा, इस तरीके से है। अब कितनी बिट निकालोगे तो पोजीशन हमेशा सेम रहेंगी पैरिटी बिट की, है ना। तो आपने ये निकाल दिया यहां। अब थर्ड में क्या वैल्यू करना है हमको? थर्ड स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप हो गया, अब थर्ड स्टेप ये कहता है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट। अब इसमें था पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट, अब ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट।
वैल्यू ऑफ पैरिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट। ठीक है, पोजीशन हमने निकाली। अब देखिए आप, हम ये करेंगे कि हमने पोजीशन निकाली, किस पोजीशन पे इस पैरिटी बिट को इंसर्ट करोगे। लेकिन अब हमें थर्ड स्टेप में कि वैल्यू को फाइंड आउट करना है। भाई हमने ये तो कर दिया P1 है, P2 है, P4 है, बट इनकी वैल्यू क्या होगी? डेटा की तो वैल्यू गिवन है। अब देखिए डेटा की वैल्यू कैसे गिवन है, देखो आप, D3 क्या है आपका, लेफ्ट टू राइट चलिए, ये तो 1 हो गया, ये D5 हो गया आपका। ठीक है, ये पांचवी पोजीशन पे ये किसकी वैल्यू क्या है, 0 है। छठे पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या है, 1, और D7 की वैल्यू क्या है, 1। लेकिन अब हमारे पास P1, P2, इसकी हो गई 1 वैल्यू, इसकी हो गई P4, ये हो गया 1, ये हो गया 0, और ये हो गया 1 और 1। ये सारी वैल्यूज आ गई जो हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे विद पैरिटी बिट। लेकिन बात ये है कि सर P1 की वैल्यू हमको नहीं पता, P2 की वैल्यू हमको नहीं पता, P4 की वैल्यू नहीं पता। हमने पोजीशन तो फाइंड आउट कर ली है, कितनी पैरिटी बिट लगेंगे ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट कर ली है। लेकिन वो जो पैरिटी बिट आप भेज रहे हो वो 0 होगा या 1 होगा ये हमको पता नहीं है सर। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट, उसकी वैल्यू को निकालेंगे। अब वैल्यू निकालने का क्या तरीका है कि जो भी पैरिटी बिट है, पहली पैरिटी बिट क्या थी आपकी P1, उसके करस्पॉन्डिंगली जितनी डेटा बिट्स हैं वो हमको फाइंड आउट करनी पड़ती है। ये भी एक तरीका है, इसको बहुत ढंग से देखना, हर जगह सेम एप्लीकेबल होता है। अब देखो P1 क्या है आपका, ये आपके पास है। तो P1 जब आप निकालोगे ना, इसके करस्पॉन्डिंगली कितनी डेटा बिट्स आएंगी वो हमें फॉर्मूला निकालना है। तो पहला क्या है, पोजीशन P1, इसको ध्यान से देखो, P1 है तो पहला हम क्या करेंगे, जो आपका कर्सर है वो P1 पोजीशन पे रखेंगे। इसको लेना है, एक को लेना है, एक को छोड़ना है, एक को लेना है, एक को छोड़ना है। मतलब फॉर्मूला क्या निकल के आया है आपका, P1 का 1 पोजीशन पे है चेक, स्किप, चेक, स्किप, चेक, स्किप। देखो चेक, स्किप, चेक, स्किप, चेक, स्किप। चेक का मतलब लेना है ना? P1 से क्या मतलब है, कर्सर रखा यहां पर, तो P1 की वैल्यू लेनी है, तो P1 की तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके करस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यू लेनी है। अब P2 छोड़ दिया आपने, फिर D3 ले लिया है, तो आपने क्या ले लिया सर, D3 ले लिया है। फिर अगली वैल्यू छोड़ दो, P4 छोड़ दिया, D5 ले लिया है, D5 ले लिया है। फिर नेक्स्ट वैल्यू छोड़ दो, D6 छोड़ दिया है, D7 ले लिया है। एक फॉर्मूला निकल के आया है, P1, D3, D5 और D7। पहली पैरिटी बिट क्यों कर रहे हैं हम ये, वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट निकालने के लिए। सेकंड पैरिटी बिट क्या थी आपकी, P2। अब P2 है ना पोजीशन, तो 2 लेने हैं, 2 छोड़ने हैं, 2 लेने हैं, 2 छोड़ने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, चेक, चेक, स्किप, स्किप, हर जगह यही अप्लाई करना है ना, चेक, चेक, स्किप, स्किप। अब देखो कैसे, अब आप कर्सर को यहां लेके आ गए, तो 2 लेना है, 2 छोड़ना है। मतलब आपने इसके साथ जो होगा ना कर्सर, तो पहला वैल्यू क्या ले ली, P2 और D3, ये वाली है। अब P2 तो ऑलरेडी है ही ना हमारे पास, हमको तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यू लेनी है। तो आपने क्या किया, P2 और D3 सर। अगले 2 वैल्यू छोड़ दिए, D4, D5 आपने स्किप कर दिया, ये स्किप कर दिया, और अगली वैल्यू ले लिए D6, D7, तो ये हो गया D6 और D7। ठीक है, तीसरी पैरिटी बिट क्या है, P1 थी, P2 थी, और क्या थी अपने पास, P4 थी। ठीक है, कहां गया यार, P4। अब P4 में क्या लेंगे सर, 4 चेक करेंगे, 4 स्किप करेंगे, 4 चेक करेंगे, 4 स्किप करेंगे। मतलब क्या हुआ, चेक, 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 चेक। ठीक है, फिर क्या हो गया सर आपका, स्किप, स्किप, स्किप और स्किप। ठीक है, कैसे होगा देखते जाओ। कहां गया, देखो अब कर्सर रखना है चौथी पोजीशन पर। ठीक है,
अब चार लेनी है, चार छोड़नी है, तो पहली चार आपने लेनी है, उसके बाद जो आएगी वो छोड़ देंगे। अब P4 तो ले चुके हैं, D5 D6 D7, तो ये हो गया D5 D6 और D7। यहां तक ये चीज समझ में आई है या नहीं है, ये बता दीजिए। P1 P2 और P4 का हमने ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया है, इसके बेसिस पर हम वैल्यू को निकालेंगे, है ना। ये हमेशा सेम ही रहेंगे फॉर्मूले, बट ये है कि भाई पैरिटी बिट कितनी है उस हिसाब से अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमने क्यों निकाल रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं वैल्यू को निकालने के लिए। बाय डिफॉल्ट हम इवन पैरिटी यूज में लेते हैं, अगर क्वेश्चन में ऑड पैरिटी दे रखा है तो ऑड पैरिटी यूज में लेंगे। अब देखिए हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो P1 था, P1 का क्या फॉर्मूला था सर, P1 था D3 था, P1 D3 D5 और D7, ठीक है। P2 का निकल के आया P2 D3 D6 D7। अगर आपका 4 होता तो 4 के हिसाब से निकालते हैं, 8 होता है तो 8 के हिसाब से निकाल लेते हैं। P4 है आपका D5 D6 D7, ठीक है। अब देखिए D3 की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, अब मैं देखता हूं D3 की वैल्यू क्या है आपके पास। क्वेश्चन के अंदर देखो आपने जो डेटा इंसर्ट किया था उसके हिसाब से D3 की वैल्यू कहां सी है आपके पास। ये थी ना, D3 की वैल्यू है 1, ठीक है। और D5 की कितनी है आपकी 0, और D6 की D7 की कितनी है 1, 1011 है ना आपका। D3 D5 और D7, D3 D5 और D7, D5 कितना था एक मिनट, D3 और ठीक है D3 1 है, D5 0 कर दिया है, D6 D7, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू को निकाला, D3 कितनी आ रही है आपकी 1011 था, ये D3 की वैल्यू होगी, ये D5 की हो गई, ये D6 की हो गई और ये D7 की वैल्यू। तो आपकी D3 कितनी होगी 1, ठीक है। D5 कितना है आपका 0 और D7 कितना है आपका 1, ठीक है। हम यूज ले रहे हैं पैरिटी बिट, इवन पैरिटी बिट। तो अब इवन बनाने के लिए P1 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी सर, 0 रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी P1 की वैल्यू है। अब आ जाइए आप सेकंड वाले पे, D3 D6 और D7, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, D3 की है 1, D6 की है 1 और D7 की है 1, ये हो गया आपका 1 1 और 1। इसको इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 1 करना पड़ेगा, तो ये आपकी वैल्यू होगी P2, ठीक है। P4 है D5 D6 D7, D5 कितना है 0, D6 कितना है आपका 1 और D7 कितना है 1, ठीक है, यही है। तो इसको आपको करना पड़ेगा 0, D6 कितना D7 हो गया और D5 है D5 हो गया, उसको आपने किया, तो ये हो गया P। आपने कौन कौन सी पैरिटी बिट यूज में ली है सर, P1 की वैल्यू को लिया है 0, P2 की वैल्यू को लिया है 1 और P3 की वैल्यू को लिया है 0, ये वैल्यू समझ, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, जहां P1 P2 और P3 था वहां ये वैल्यू इंसर्ट करवा देनी है मैसेज के साथ। तो मैसेज हमारे पास क्या था सर, मैसेज हमारे पास था, ये थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन एक बार समझ में आ गया ना फिर बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। सबसे पहले थी P1 की वैल्यू, फिर थी P2 की वैल्यू, फिर थी आपकी D3 की वैल्यू, फिर थी आपकी P4 की वैल्यू, फिर आपका D5 था, फिर आपका D6 था और फिर आपका D7, यही था वैल्यूज। आपने P1 में क्या इंसर्ट करवाया सर, 0 वैल्यू इंसर्ट करवाई, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। P2 क्या इंसर्ट करवाया है सर,
P2 1 करवाया है तो 1 हो गया आपका। D3 क्या था आपके पास 1, P4 क्या करवाया है 0, D5 क्या था 0, D6 क्या था 1 और D7 वैल्यू। ये है डेटा जो आप अब ट्रांसफर करेंगे, डेटा दैट टू बी ट्रांसफर नाउ। ठीक है, ये 3 स्टेप आप करेंगे। मतलब ये जो चीज है ना, ये जो डेटा वर्ड निकाला है, कोड वर्ड जो आपने निकाला है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप आएगा। पहला पैरिटी बिट, नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट, पैरिटी बिट कितने लगेंगी, सेकंड उनकी पोजीशन क्या होगी और उसकी तीसरी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये मैसेज हम रिसीवर साइड में भेज देते हैं। अब रिसीवर साइड में क्या होता है सर, रिसीवर साइड में रिसीवर ये चेक करता है कि ये जो फॉर्मूला था ना, इवन पैरिटी आ रही है इस फॉर्मूले से या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो सब कुछ ठीक है, और मान लीजिए नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। कैसे, वो देखो आप। ये सारा काम था आपका स्टैंडर्ड साइड में। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर सबको, भानु, बरखा? ये सारा काम किसमें हो रहा है आपका, स्टैंडर्ड साइड में। अब रिसीवर साइड में क्या होगा, देखो रिसीवर साइड में ये जो आपका मैसेज है ये चला जाता है सर। अब रिसीवर साइड में क्या है सर, एट रिसीवर साइड जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, जो हम पैरिटी बिट निकाल रहे थे, सर P1 था, D3 था, D5 था और D7। अब हम रिसीविंग साइड में काम कर रहे हैं ना। फिर है आपका P2 है, D3 है, D6 है और D7 है। फिर है आपका P4, D5, D6, D7। ठीक है, अब रिसीवर साइड में क्या होता है, रिसीवर साइड इनकी वैल्यू को चेकआउट करता है। क्या चेकआउट करेगा सर, रिसीवर को क्या वैल्यू मिल रही है, P1 की वैल्यू क्या मिली इसको रिसीवर को, P1 की वैल्यू थी आपकी 0। ठीक है, और आपने ये मैसेज भेजा था ना D3 की है, ये D3 हो गया, ये आपका D5 हो गया, ये D6 हो गया और ये D7। ठीक है, ये P1 हो गया है, ये P2 है, ये आपका P4 है। अब आप देखिए इस साइड में D3 क्या है आपका, D3 है 1, D3 हो गया 1। ठीक है, D5 और D7 कितने हैं, D5 है 0, D7 है आपका 1, 0 और 1। ठीक है सर, आपको इवन मिल रही है तो एक है करेक्टेड बिट। क्या कोई बिट करेक्ट करने की जरूरत है क्या C1 के अंदर, नहीं, 0। भाई आपको इवन पैरिटी चाहिए तो इवन पैरिटी मिल रही है, इसका मतलब आपका मैसेज राइट है। तो करेक्ट बिट, ये C हमने करेक्ट बिट का नाम दे दिया है। तो क्या कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या, करेक्टेड बिट? नहीं सर, कोई करेक्ट बिट की रिक्वायरमेंट नहीं। 0 मतलब सब कुछ ठीक है, 1 इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई। अब आ जाइए P2। P2 क्या आ रहा है सर, P2 क्या है 1, P2 हो गया आपका 1। ठीक है, D3 क्या है आपका, D3 है आपका 1। ठीक है, D6 और D7, D6 D7 1 1 1 1। तो इवन पैरिटी मिल रहा है हमको रिसीविंग साइड पे, हाँ सर ये भी मिल रहा है। C2 को कोई करेक्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं सर, ये भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। P4, D5, D6 और D7। अब देखो आप, P4 क्या है सर आपके पास, P4 का है 0, D5 क्या था 0 1 1। तो ये भी आपका इवन पैरिटी बिट आ रहा है C3। कहने का मतलब जो मैसेज आपने भेजा है ना ये वाला सेंटर साइड से, रिसीवर साइड में अगर एज इट इज मिल रहा है तो आपकी सारी इवन पैरिटी, हम इवन पैरिटी ले रहे हैं, अगर सब कुछ इवन पैरिटी आ रहा है तब तो आपको कोई भी करेक्ट बिट करने की जरूरत नहीं है। आपका मैसेज C3, C2 और C1 ये क्या आ रहा है 0 0 0। इसका मतलब एरर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, मैसेज एज इट इज हमको मिल चुका है, कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, उसको जो रिसीवर है वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मान लीजिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं ये करता हूं कि सर
मैंने इस बिट में थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि जो बिट है आपकी ये वाली बिट है, इसको मैंने D6 को D था तो ये 1 समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई एरर कैसे प्रोड्यूस हो गई। कि मान लीजिए ये वाली बिट है, आप ये भेज दिए, मैंने जो D6 वाली है इसकी जगह जब आप ट्रांसफर कर रहे थे तो ये जो 1 है ना ये 0 हो गया, मान लीजिए 0 आपने भेजा ये था, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आपका 1 है वो 0 हो गया। अब रिसीविंग एंड पर कैसे काम हो रहा है भाई, ये एज इट इज मिल गया था तब तो हमने इवन पैरिटी चेक कर दी, इवन पैरिटी आ रही है इसका मतलब सारे बिट आपकी एज इट इज हैं, कोई भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है कि मैंने ये जो बिट है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ये 1 की जगह 0 हो गई, अब आपको क्या मिल रहा है सर रिसीविंग एंड पर, ठीक है। अब रिसीविंग एंड पर क्या मिल रहा है आपको 0 1 1 0 0 1 1 1 1, यही था आपका P1 P2, ये था आपका P1, ये था आपका P2, ये है D3, ये है P4, ये है आपका D5, ये है D6 और ये है D7। मैंने क्या किया है D6 की वैल्यू को चेंज कर दिया है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब हमें मिला क्या रिसीविंग एंड पर, अब रिसीविंग एंड पर क्या मिल रहा है सर, रिसीविंग एंड पर क्या मिला है आपको देखो 0 1 1 0 0 0 1 ये मिला है। भेजा क्या था हमने मैसेज, ये भेजा था, मिला है हमको ये। तो रिसीवर चेक करेगा, रिसीवर का वही फॉर्मूला है सर, P1 का है, P1 का फॉर्मूला क्या था आपका D3 D5 और D7, ठीक है। P2 का फॉर्मूला क्या है आपका D3 D6 और D7, यही निकाला था हमने। और P4 का क्या निकाला था हमने P5 D5 सॉरी D5 D6 और D7। इससे हम क्या करेंगे सर इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी चेक करेंगे रिसीविंग एंड पर। अब मिला हमको ये है, भेजा हमने ये था, मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो अब देखिए आप D3 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है सर, D3 का है, D3 की तो है आपके पास 1, D5 क्या निकल के आ रहा है आपके पास, D5 है आपका 0, हाँ सर 0 है, और D7 क्या है आपका 1 है, ठीक है। और P1 हमने क्या भेजा था 0 है, तो ये इवन पैरिटी बिट है, हाँ सर इवन पैरिटी बिट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये क्या हो गया 0, करेक्ट बिट की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, ठीक है। अब आ जाइए P2 में, P2 क्या है सर D3 है आपका, D3 क्या है आपका 1, इसमें हमने कोई चेंज ही नहीं किया। D6 क्या है आपका, D6 हो गया है 0, भेजा 1 था ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, हमको ये मिला है D6 में चेंज हो गया आपका, है ना, D6 में हमने चेंज किया, ये वाला जो बिट है ना आपको इसमें 1 की जगह हमें 0 मिल गया, D7 कितना है 1, क्लियर है। अब ये 2 है तो इसमें क्या है 0 होना चाहिए था, लेकिन हमारे क्या भेजा है इसके अंदर 1 भेजा था, यही था ना हमने भाई, हमने जब भेजा था ना इसको तब तो 1 भेजा था हमने, देखो उसके अंदर 1 भेजा था ना P2 की वैल्यू, और मिल क्या रही है, अब देखो जब हमने बिट चेंज कर दी तो 1 के साथ तो ऑड पैरिटी बिट हो गया ना, तो ये कहता है कि सर जो आपने था ना ये 1 है, ये 0 होना चाहिए था, कहने का मतलब ऑड पैरिटी मिल रहा है, तो ये करेक्ट बिट है ना, ये 1 होगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपने जो भेजा है मैसेज इवन आना चाहिए था, लेकिन आपके हिसाब से हमारे हिसाब से वो ऑड आ रहा है, क्योंकि आपने बिट चेंज कर दी, बिट चेंज नहीं करता तो इवन हो जाता है, ये 1 हो जाता है, 1 1 1 1 आपका हो जाता है, इसका मतलब वो कह रहा है कि नहीं सर 1 बिट की करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब आ जाइए D5 D6 D7, D5 क्या था आपका, D5 कितना है 0, D6 कितना है जो करेक्ट बिट है वो 0 है, और D7 कितना है आपका 1 है, और P4 क्या भेजा था आपने 0 भेजा था। अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी करेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और मिलना चाहिए था इवन, तो वो कहता है कि सर यहाँ भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब है आपका C3 C2 C1 की वैल्यू क्या मिली है हमें 1 1 0, ठीक है। अब ये बात ये कहता है कि सर हमें करेक्ट बिट है, लेकिन किस पोजीशन पर, आपने ये तो मालूम चल गया कि जो रिसीविंग एंड पर है कि कहीं ना कहीं कोई बिट प्रॉब्लम तो क्रिएट की है, कोई ना कोई बिट एरर तो प्रोड्यूस कर रही है, तभी तो ये ऑड इवन का करेक्ट बिट हमें इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर। 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, मतलब ऑड बिट मिल रहा है, ऑड पैरिटी मिल रहा है, मिलना क्या चाहिए था इवन पैरिटी, क्यों, क्योंकि हम इवन पैरिटी यूज में ले रहे हैं, ठीक है। इस बिट में तो मिल रहा है लेकिन इन दोनों बिट्स के अंदर नहीं मिल रहा था, क्लियर है। तो हमें ये है, अब
किस बिट के अंदर एरर प्रोड्यूस हुई है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हम करेक्ट करेंगे, तभी तो हम इसको करेक्टिव कोड बोल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं। इसका डेसिमल वैल्यू लोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 0। भाई डेसिमल वैल्यू लोगे तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। तो कहने का मतलब छठी पोजीशन पे जाकर एरर प्रोड्यूस हुई है। देखो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5, पोजीशन 6, ये बता देता है कि इस पोजीशन पर जाकर आपकी एरर प्रोड्यूस हुई थी। मतलब 0 हुआ होगा तो 1 हो जाएगा, 1 हुआ होगा तो 0 हो जाएगा। मतलब छठी पोजीशन पर आपकी एरर प्रोड्यूस हुई है, एरर की प्लेस बता दिया है। अब आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर 0 हुई है तो इसका मतलब ये पहले 1, और अगर 1 के अंदर है, 1 बता रहा है रिसीविंग एंड पे, तो उसका मतलब 0। इस तरीके से ये एरर को करेक्ट करता है और उसको डिटेक्ट करता है। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई है, बता दीजिए। ये पूरा हेमिंग कोड का प्रोसीजर होता है। लंबा है लेकिन बहुत टफ नहीं है, इजी है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बताएं स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो बताइए। देखो 2 बिट चेंज हो जाती है, एक चीज ध्यान रखना, ये 2 बिट एरर को डिटेक्ट तो कर लेगा। जैसे मान लीजिए ये जो 2 बिट है ना, मान लीजिए 2 बिट कहीं भी चेंज हो रही है तो ये उसको डिटेक्ट तो कर लेगा, लेकिन हेमिंग कोड हमेशा एक बिट एरर को ही करेक्ट कर सकता है। करेक्ट एक बिट को ही करेगा। हेमिंग कोड जो बनाया गया है बेसिकली वो 1 बिट एरर को ही करेक्ट करने के लिए बनाया गया है ना। डिटेक्ट तो कर सकता है, अगर 2 बिट होंगे 2 बिट को भी डिटेक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बता दिया ना। उसका भी एग्जाम्पल मैं कोई ले लूंगा जाके आपको। तो 2 बिट एरर करेक्ट कर सकते, डिटेक्ट कर सकता है, करेक्ट हमेशा एक ही बिट से करेगा। एक बिट से ज्यादा अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो हेमिंग कोड भी फेल होगा। ठीक है, दो बिट चेंज हो जाती है। अब इसका एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे दूंगा, 2 बिट वाला भी है ना। डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली डिटेक्ट होगा 2 बिट के अंदर, लेकिन करेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। 2 बिट का देखना पड़ेगा, इसको 2 बिट करके देख लो, आपका हो जाएगा। आपको ऐसा करो, कोई भी 2 बिट है इसको चेंज कर लेना, D6 वाली पोजीशन है या D3, कोई भी आपकी जो पोजीशन है उसको आप चेंज करके देख लेना, एक बार हो जाएगा। नहीं तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, है ना, क्योंकि वो एग्जाम्पल फिर किस हिसाब से सेट होगा वो सेट देखना पड़ेगा ना। है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, 2 बिट वाला ही बता दूंगा, लेकिन करेक्ट हमेशा एक बिट ही करता है। ये हेमिंग कोड की फंक्शनलिटी होती है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो देख लो आप। ठीक है, ये भी नीलित का क्वेश्चन है। If a 7-bit Hamming code word received by receiver is 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। Assume even parity state whether the received code word
is correct or not, is correct or not. If H is incorrect, मतलब हैमिंग वाला जो है ना, हैमिंग कोड वर्ड is incorrect, then locate the bit having error. Then locate the bit having error. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये नीलिट 2018 का है। नीलिट का एग्जाम हर 2 साल में होता है, साइंटिस्ट बी के लिए निकालती है नीलिट, और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। 5400 वाला ग्रेड पे निकलती है इसकी वैकेंसी हमेशा, और बहुत अच्छा है, बहुत शानदार प्रमोशंस हैं। मतलब रिटायरमेंट तक जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, नीलिट, ये अगर आप लगते हैं साइंटिस्ट भी, तो रिटायरमेंट तक आप 10,000 वाली ग्रेड पे पहुँचते, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरी वाली पोजीशन होती है, हर पर्सन पहुँच जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस बार भी निकलने का है, देख लेना शायद आपकी, अगर आप एलिजिबल हो तो। इफ ए 7-bit हैमिंग कोड वर्ड रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज 10111011, कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो रिसीवर है ना, वो 7-bit कोड को रिसीव कर रहा है, हैमिंग कोड को। अज्यूम इवन पैरिटी स्टेट, हमने इवन पैरिटी स्टेट अज्यूम की है। वेदर द रिसीव कोड वर्ड इज करेक्ट और नॉट, ये पहला क्वेश्चन तो है कि जो रिसीव कोड वर्ड है वो करेक्ट है या नहीं है, और जो हैमिंग कोड वर्ड है ना आपका एच, मतलब हैमिंग कोड वर्ड इज इनकरेक्ट, अगर मान लीजिए कोई इनकरेक्ट है तो किस बिट पर, किस बिट पोजीशन पर वो एरर प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब कैसे निकालेंगे इसको बताइए, कहां से स्टार्ट करेंगे इसको? चीज तो हमने सारी कर ली, बट इसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, लॉजिक चेंज कर दिया, चीजें वही हैं सारी। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, 7-bit, इस क्वेश्चन को समझो, सॉल्व आप ही को करना है, मैं केवल इसको बेस समझा रहा हूं। 7-bit हैमिंग कोड आपको दे रखा है, ठीक है, रिसीव बाय द रिसीवर, ये 7-bit का कोड है। अब आप ये तो निकाल सकते हो कि सर इवन पैरिटी है या नहीं है, उसके बेसिस पर हम ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई है, लेकिन ना तो हमारे पास इवन की वैल्यू, ना उसकी पोजीशन का पता, ना कैसे पता, तो हम कैसे मालूम करेंगे? अब 7-bit हैमिंग कोड है, मतलब तो 7-bit अगर आपको दे रखा है, मान लीजिए ये आपको दे रखा है 7-bit 10111011, ठीक है, तो इसमें डेटा बिट कौन सी होंगी और पैरिटी बिट कौन सी होंगी, इसकी पोजीशन क्या रहेगी वो बताइए। भाई 7-bit है तो मैंने आपको बताया था कि आधी जो होती है 50% जो आपकी होती है वो आपकी पैरिटी बिट होती है, जो रिडंडेंट बिट है वो लगभग लगभग आपका 50% होता है। अब फॉर्मूला क्या था आपका कि सर 2 की पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1 था, है ना? तो अब ये है 7-bit है, इस 7-bit में क्या होगा सर, डेटा वर्ड भी होगा आपका, डेटा वर्ड भी होगा, और क्या होगा, पैरिटी बिट भी होगा, पैरिटी बिट भी होगा। हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं ये कहता हूं कि सर डेटा बिट अगर आपके ये आपने 1 ले लिया है ना, 2 की पावर 1 हो गया आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2। m की वैल्यू क्या हो सकती है कि जो 2 इससे बड़ा हो, मतलब 2 इससे बड़ा हो, कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि सर 7-bit है तो आप डेटा वर्ड आपने लिया है 4-bit का और पैरिटी बिट लिया है 3-bit का। आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि भाई पहली बात तो इन जनरल डेटा वर्ड है वो ज्यादा होता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि सर 4 है, 4 के साथ 3-bit लिया जा सकता है, फॉर्मूले से आपने निकाल लिया। अगर मैं डेटा वर्ड 3 लेता, मान लीजिए 3 लेता डेटा वर्ड आपका, तो ये क्या होता है 3 प्लस r प्लस 1, है ना? ये क्या होता है 2 की पावर r की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी? फिर आप इसमें हो जाते कि कंफ्यूज, सर देखो आप 2 की पावर 1 है, 1 लेते हैं तो कितना हो जाता 4, ये नहीं हो सकता। 2 की पावर 2 लेते हैं, 3 2 5 1 6 हो जाता है, ये भी नहीं होता है। अगर 2 की पावर 3 लेके देखो आप तो कितना हो जाएगा आपका 3 6 7, ये भी नहीं होता है आपका, तो 8 इससे बड़ा हो जाता है आपका, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है आपका। 1 लेने पर आप पहले क्या कीजिए, डेटा वर्ड 1 ले लीजिए, 1 के हिसाब से कोई पैरिटी बिट सेट हो रही है क्या, नहीं। 2 के हिसाब से कोई सेट हो रही है क्या, नहीं। 3 के हिसाब से नहीं हो रही है। 4 के हिसाब से देखोगे 4 प्लस 3 ये आपकी सेट हो जाएगी। ठीक है,
सिंपल सी चीज है आपके। तो 4 तो डेटा वर्ड हो गया और 3 पैरिटी वर्ड हो गया। अब इसकी पोजीशन क्या रहेगी पैरिटी वर्ड की? पैरिटी वर्ड की मैंने पोजीशन बताई थी P1, P2 और P4 फिक्स है आपकी। अगर चौथी P वर्ड भी निकालते तो कितना हो जाता आपका? 8 हो जाता। तो अब आपकी ये पोजीशन फिक्स है। तो सर P1 पोजीशन पर तो आपने क्या लेगा? P1, P2, अब ये कितने हैं? ये D3 हो गया, ये आपका P4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, D7 हो गया, ये बता रहा है। अब इसकी पोजीशन क्या है आपकी? ऑलरेडी पी की वैल्यू दे रखी है 7 बिट के अंदर, जो रिसीवर है ना उसमें तो पैरिटी बिट इंक्लूड है ना आपके। तो इसमें क्या हो गया सर? अब आपको P1 की वैल्यू नहीं निकालनी है। P ये 1 है, ये 0 है, ये आपका ये 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है। ये डेटा वर्ड आपने भेजा है। तो ये तो आपके P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया, D5 है, ये आपका D6 है, ये D7 है। ठीक है, तो ये आपने भेजा है। अब रिसीविंग साइड पर आप क्या कर रहे हो? वही फॉर्मूला लगाना है। हम इवन पैरिटी यूज ले रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये था आपका D3, D5 और D7 था ना आपका, D3, D5 और D7। इसी तरीके से P2 का फॉर्मूला था आपका D3, D6 और D7। और P4 का क्या फॉर्मूला था आपका? D5, D6 और D7। अब देख लीजिए ये इवन आ रहा है। अगर इवन आ रहा है तो कोई भी बिट करेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी इवन आ रहा है तो करेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी आ रहा है इवन तो नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब C3, C2 और C1 ये 0 0 0 आ रहे हैं। तो मतलब जो मैसेज था वो ओरिजिनली रिसीव्ड हुआ है, उसमें कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं हुई है। मान लीजिए कोई भी 1 हो गया आपका, तो मतलब एरर प्रोड्यूस हुई है। फिर इसका डेसिमल वैल्यू ले लीजिए, मालूम चल जाएगा किस पोजीशन पे आपकी एरर प्रोड्यूस हुई है। ये आपका आंसर। क्लियर है सबको? और हमेशा ध्यान रखना डेटा वर्ड अब ये है ना, ये 50-50% होते हैं। तो कोशिश अगर नहीं दे रखी ना वैल्यू, तो आप ये देखिए 4-3 का कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए, 3-4 का कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए। मैंने कहा 50-50% है। अब 8 होता तो 50 कर देते हैं हम, लेकिन 8 तो नहीं है ना यहाँ पर। तो आप क्या करोगे? 4-3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3-4 का कॉम्बिनेशन बन सकता है 50-50% के हिसाब से। सिंपल सी चीज है। तो आपका क्या 4-3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 3-4 का बनोगे तो ये फॉर्मूले के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगी, आप देखना है ना। तो 4-3 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब कुछ नहीं है, चीज वही है, केवल आपने लैंग्वेज चेंज कर दी। ठीक है, करके देखना है एक बार इसको। क्लियर है सबको? और कोई क्वेश्चन हैं क्या आपके? हाँ भानु, इसमें कोई डाउट है क्या भानु, इस वाले क्वेश्चन के अंदर? बताएं। इसमें कोई डाउट है क्या? भानु एंड बरखा, ये समझ में आया बेटे? नहीं आया बताएं आप। मतलब क्लियर है ना, या समझ में नहीं आया? बताना है दोबारा। प्रॉब्लम है या नहीं है? ठीक है ना, कुछ नहीं किया है। मैं एक बार फिर देख लो आप। 7 बिट हैविंग कोड है, ये रिसीव किया है रिसीवर ने। अब इस 7 बिट में कौन सी पैरिटी बिट है हमको नहीं पता है। उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। चीजें वही रहती हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा नया लॉजिक इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि रिसीवर एंड पर ये कर दिया है, ठीक है। और इवन पैरिटी हम यूज ले रहे हैं, तो रिसीवर एंड पर कोई भी एरर प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। तो हमने ये कहा कि भाई जब डेटा वर्ड हम भेजते हैं तो उसमें जो भी कोड वर्ड भेजते हैं उसमें डेटा वर्ड पैरिटी बिट होता है। दोनों लगभग लगभग 50% होता है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग लगभग 50% है। तो कॉम्बिनेशन 7 बिट का क्या बन सकता है? 4-3 बन सकता है, 3-4 बन सकता है। ठीक है,
हाँ, फ्रॉम 7th पोजीशन, राइट, 7th पोजीशन पर। नहीं, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, आंसर नहीं पता है, इसका आंसर नहीं है इसमें। 7th पोजीशन पर क्या है आपका, एरर प्रोड्यूस हुई है क्या इसके अंदर, एरर 7th पोजीशन, ठीक है, आप निकाल के देख लेना, आंसर है नहीं, मैं बता दूंगा आंसर आपको। तो 3 या 4 का हो सकता है आपका, इस हिसाब से आपने 3 बिट निकली है रेडियन, तो P1, P2 और P4 पर आपकी है। अब रिसीविंग साइड पर आपने इस फॉर्मूले पर देख लिया, अगर इवन पैरिटी है इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक हम 0 ले रहे हैं, और मान लो कहीं भी है तो उस हिसाब से फिर हम उसको 1 लगा देते हैं, फिर उसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, तो मालूम चल जाता है किस पोजीशन पर एरर प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ये पोजीशन है, अगर 7th पे आ रहा है तो 7th पे आपकी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक बार समझना है और 2-3 बार आप क्वेश्चंस करोगे इसको कर लोगे, थोड़ा सा लंबा जरूर है बट समझ में आने के बाद कोई टिपिकल नहीं है, और काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है आपका हैमिंग डिस्टेंस और हैमिंग कोड। तो आज आपका एरर डिटेक्शन और जो करेक्शन वाला पार्ट है डेटा लिंक लेयर का, वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे एक्सेस कंट्रोल वाला जो पोर्शन है आपका, ये एक्सेस कंट्रोल कैसे होगा, पॉइंट टू पॉइंट आपका कम्युनिकेशन होता है, एक शेयर कम्युनिकेशन होता है, तो शेयर कम्युनिकेशन में एक से ज्यादा अगर यूजर्स उसको यूज लेना चाहते हैं तो हमें एक्सेस देना पड़ता है उस चीज के अंदर, तो एक्सेस को किस तरह से मैनेज करना का काम होता है, तो डेटा लिंक लेयर कैसे करेगी, उसमें भी अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो सारी टेक्निक्स हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल थोड़ी सी अपनी लंबी क्लास होगी, तो कल संडे भी है, कोशिश करेंगे कल एक्सेस कंट्रोल नहीं हो पाएगा खैर कल तो, लेकिन काफ़ी कुछ कराने करेंगे, तो मंडे तक या ट्यूसडे तक एक्सेस कंट्रोल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपका एक फ्रेमिंग वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो वो करा के, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ जो ऐसे मैंने आपको डीबीएमएस की दी थी, ऐसे नेटवर्किंग की पीडीएफ है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आज इवनिंग तक। ठीक है, इसमें लगभग 70 या 80 क्वेश्चन डेटा लिंक लेयर के हैं जो अपन ने पढ़े हैं, इसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एरर वाले भी हैं, एक्सेस कंट्रोल वाले भी हैं, फ्रेमिंग वाले भी हैं, जो पुराने एग्जाम से पूछे गए हैं, और कुछ प्रैक्टिस फेस भी हैं, तो उनको आप सारा वो करना, और उसके बाद 7 डेज के बाद इसकी प्रॉब्लम क्लासेस भी हम ले लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम जाएंगे नेटवर्किंग लेयर पर, जिसमें आईपी वाला है, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, सब नेटिंग क्या होती है, सुपर नेटिंग क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज आप इस सबका रिवीजन करना, कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको दूंगा, व्हाट्सएप में मैसेज कर दूंगा, वो भी आप एक बार कर लेना, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।